बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की लैब 3 हम पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की स्टार्ट करेंगे और आज की लैब एक अच्छी बात से शुरू करते हैं, दोस्त के हवाले से। आज की जो लैब 3 है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के हवाले से, उसे स्टार्ट करते हैं हम। और ये लैब टू स्टडी द ऑपरेशन ऑफ अंडर एंड ओवर फ्रिक्वेंसी रिले के ऊपर है। अंडर ओवर फ्रिक्वेंसी रिले भी आपको फील्ड में अवेलेबल होगी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के हवाले से, और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मौजूद हैं। अंडर एंड ओवर फ्रिक्वेंसी रिले 3 फेस में तो मेजॉरिटी में मिलती है, लेकिन ये रिले सिंगल फेस में भी आती है। ये 2 कैटेगरी की रिले है जिसको हम फिगर आउट करेंगे आने वाले पेजेस में। तो ऑब्जेक्टिव आज के लैब का है टू लर्न अबाउट द नीड फॉर अंडर एंड ओवर फ्रिक्वेंसी रिले एंड स्टडी इट्स ऑपरेशन। तो ओवर फ्रिक्वेंसी रिले इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के उसके कॉजेज़ क्या होते हैं कि ओवर फ्रिक्वेंसी रिले कहाँ इस्तेमाल की सकती है, या ओवर फ्रिक्वेंसी किन वजूहात की बिना पर अकर होती है, ये सिनेरियो कैसे डेवलप होता है। ओवर फ्रिक्वेंसी अकर व्हेन द आरपीएम ऑफ प्राइम मूवर गोज अबव द रेटेड स्पीड। प्राइम मूवर के जो आरपीएम है अगर रेटेड स्पीड से ज़्यादा हो जाए, बाज़ औक़ात ओवर एक्साइटेशन के लेवल पे भी ऐसा हो जाता है, और लोड कनेक्ट डिसकनेक्ट या वेरिएबल लोड कनेक्ट होने पे भी आपका प्राइम मूवर ओवर रेटेड कंडीशंस के ऊपर चला जाता है, जिससे स्पीड उसकी ओवर स्पीड पे चली जाती है, रेटेड स्पीड पे नहीं रहती। दिस प्रोटेक्शन इज बेसिकली फॉर प्राइम मूवर एंड गिव्स अ ट्रिप सिग्नल टू प्राइम मूवर इन केस ऑफ ओवर स्पीड, सो दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डू नॉट डैमेज द प्राइम मूवर एंड ऑल्टरनेटर रोटर। अच्छा, इस कंडीशन को मैं इस तरह से समझाऊंगा कि लेट्स से कि आपकी एक टरबाइन है, चाहे वो टरबाइन आपकी स्टीम टरबाइन है या फिर वो आपकी किसी डैम की टरबाइन है। तो अब मैकेनिज़्म ये है कि टरबाइन के ब्लेड को रोटेट करवाना है, और वो एक शाफ्ट होती है टरबाइन की जो कि जनरेटर से कपल होती है। उस शाफ्ट को असल में हम कहते हैं प्राइम मूवर। प्राइम मूवर जब एक रेटेड स्पीड के ऊपर होता है, और बाज़ औक़ात ये जो प्राइम मूवर है ये बहुत ज़्यादा लेंथ में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसकी कंडीशन में जब रेटेड स्पीड से वो ओवर हो जाती है, तो रेटेड स्पीड से ओवर होने के नतीजे में आपका जो प्राइम मूवर होता है वो सस्टेन नहीं कर पाता, सैग आ जाता है उसमें। सैग से मुराद जैसे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर आप देखते हो कि केबल लटक रहे होते हैं, उसे सैग कहते हैं, सैग SAG। और ट्रांसमिशन लाइन में सैग क्यों दिया जाता है, ये हमने इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन की लैब में भी डिस्कस किया था कि सैग क्यों दिया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में। बहरहाल उसी सैग के हम शेप को सैग आ जाता है, टिल्ड हो जाती है, जो प्राइम मूवर की शाफ्ट होती है या प्राइम मूवर टिल्ड हो जाता है। तो और दूसरा सिनेरियो प्राइम मूवर कब टिल्ड होता है, जब आपकी जो प्राइम मूवर की शाफ्ट होती है अगर चलते चलते वो रेटेड स्पीड से कम स्पीड पे आ जाए, तब भी वो टरबाइन की जो शाफ्ट होती है, आपकी प्राइम मूवर की शाफ्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हुई हुई होती है। तो उस टेम्परेचर जब उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, एकदम से जब आप उसे ठंडा करने की कोशिश करते हैं, यानी कि स्पीड कम करते हैं, तो उस वक्त भी उसमें सैग आ जाता है। तो ये 2 कंडीशंस हैं कि प्राइम मूवर की जो शाफ्ट होती है उसमें सैग किन वजूहात की बिना पे आता है, या तो बहुत जल्दी ठंडा करने पे, या फिर बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाने के नतीजे में जब वो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड कंडीशन में चली जाती है, तो फिर वहाँ से भी आपका जो प्राइम मूवर होता है उसकी शाफ्ट में सैग आ जाता है। और जब सैग आ जाता है तो फिर वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं करती, उसमें मैकेनिकल स्टिफनेस और कपलिंग सही नहीं रह पाती, जिसकी वजह से अदर काइंड ऑफ फॉल्ट अकर हो जाते हैं उसमें। तो ये वजह है कि जब वो ओवर स्पीड कंडीशन के ऊपर या ओवर रेटेड स्पीड के ऊपर चलने लग जाए, तो प्राइम मूवर को ये सिग्नल दिया जाता है ट्रिपिंग कंडीशन की तरफ कि वो अपनी स्पीड को बिल्कुल ख़त्म कर दे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बिल्कुल ख़त्म कर दे, जो कि डैमेज ना कर पाए ऑल्टरनेटर को, और आपका प्राइम मूवर इस तरह से बिल्कुल बंद हो जाता है।
या लेकिन इसको बिल्कुल बंद नहीं करते, लेकिन कोई ना कोई एक जैसा कहते हैं फ्लोटिंग स्पीड के ऊपर चलाते हैं, जिसके नतीजे में शाफ्ट बिल्कुल बंद नहीं होती लेकिन हल्के हल्के रोटेट करने लगती है, ताकि वो बिल्कुल बंद ना हो जाए, बिल्कुल रुक ना जाए, तो उसको रोटेट लाजमी करना होता है। तो ये सिनेरियोज हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज जनरली अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी स्पीड गवर्नर और सडन थ्रो ऑफ और थ्रो इन अ लार्ज मैग्नीट्यूड। जिस तरीके से हम ये जानते हैं कि जनरेटर के अंदर और टरबाइन के अंदर जो जितने भी मैकेनिकल सिस्टम्स हैं जो कि रोटेट करने के पोजीशन में होते हैं, उनकी स्पीड रिलेट करती है गवर्नर के साथ। गवर्नर स्पीड को कंट्रोल करता है, आरपीएम को कंट्रोल करता है। गवर्नर की स्पीड के ज़रिए से आरपीएम को कंट्रोल किया जाता है। बाज़ औक़ात गवर्नर के ज़रिए से ही मैकेनिकल वाइब्रेशंस के नतीजे में या फिर टचिंग कॉन्टैक्ट के एक दूसरे से मिलने के नतीजे में या बहुत ज़्यादा रोटेशन के नतीजे में उसमें ये मामला पैदा हो जाते हैं, जिससे आपका जो गवर्नर होता है वो स्पीड को वेरी कर देता है, जिसके नतीजे में जब स्पीड बढ़ जाती है तो फिर आपका जो प्राइम मूवर होता है वो भी ओवर स्पीड पे चला जाता है, जिसके नतीजे में फिर फर्दर ये फॉल्ट अकर होते हैं। तो इसलिए मैग्नीट्यूड उसका नॉर्मल रहना चाहिए। अक्सर और बेशर घरों के जनरेटर में भी ऑप्शन ये फॉल्ट अकर हो जाता है, हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि जो घर का जनरेटर है या जो भी जनरेटर्स हैं, अगर उनकी टाइटनिंग बेहतर नहीं है या उनकी स्कीम बेहतर नहीं हुई हुई कंपोनेंट्स के हवाले से, तो वाइब्रेशन के नतीजे में कभी कभी जनरेटर का गवर्नर वेरी कर जाता है। और क्योंकि ये एक नट बेस होता है जो छोटे जनरेटर में, बड़े जनरेटर में ये जो मैकेनिकल सिस्टम है ये डिफरेंट होता है, लेकिन छोटे जनरेटर में ये एक स्क्रू ड्राइवर के नट की तरह से होता है जो कि वाइब्रेशन के नतीजे में भी वेरी कर जाता है। तो इसको जो है मॉनिटर करना ज़रूरी है, वरना अगर ये ओवर एक्साइटेड स्पीड के ऊपर गवर्नर बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दे तो जैसे कि लोड को ज़रूरत नहीं है इतनी स्पीड और इतनी एक्साइटेशन की, लेकिन गवर्नर वाइब्रेशन के नतीजे में उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है स्पीड, गवर्नर की जो रेटिंग है बढ़ा दी, तो होगा ही है कि इंजन जब इतने सस्टेनेबल कंडीशन पे जो कि बेयर नहीं करता, जब हैवी लोड होता है तब भी वो ज़्यादा स्पीड को रिक्वायर्ड करता है, तो होगा ये कि जनरेटर का जो इंजन है वो एक टाइम पे आके फट जाएगा। इसीलिए गवर्नर की स्पीड को बहुत ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत भी होती है बाज़ जनरेटर के सिनेरियोज में। इसलिए अच्छे ब्रांड का जनरेटर लेंगे तो उसमें ये केस तकरीबन नहीं होता है, लेकिन ऑल ऑफ द सडन ये चीज़ भी अकर हो सकती है। ओवर स्पीडिंग विल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी। ओवर स्पीडिंग में सप्लाई फ्रिक्वेंसी भी आपकी बढ़ जाती है। सर्टन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आर वेरी सेंसिटिव टू फ्रिक्वेंसी एंड गेट डैमेज। बाज़ कंपोनेंट जो कि इक्विपमेंट के साथ लगे हुए होते हैं वो बहुत फ्रिक्वेंसी सेंसिटिव होते हैं। फ्रिक्वेंसी अगर ओवर एक्साइटेशन लेवल के ऊपर चली जाएगी तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, और फ्रिक्वेंसी बढ़ने के नतीजे में कुछ कंपोनेंट डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कि डैमेज हो जाती हैं या उनकी रिलायबिलिटी मेंटेन नहीं रह पाती, उनकी एफिशिएंसी मेंटेन नहीं रह पाती, जिसके नतीजे में वो एक टाइम पे आके फेल हो जाते हैं इक्विपमेंट्स, और कुछ फ़ौरन हो जाते हैं जो कि लेस सेंसिटिव होते हैं, मोर सेंसिटिव होते हैं, सॉरी। हेंस ओवर फ्रिक्वेंसी प्रोटेक्शन इज़ गिवन। तो इन वजूहात की बिना पर हमें उन्हें ओवर फ्रिक्वेंसी प्रोटेक्शन रिले प्रोवाइड करनी होती हैं कि ओवर फ्रिक्वेंसी के ऊपर वो ना जाएं। इस तरीके से हमारा जो लोड होता है, इक्विपमेंट होता है, डिवाइस होती है, वो ओवर फ्रिक्वेंसी से प्रिवेंट रहता है। अब इस सिनेरियो पे आते हैं कि अंडर फ्रिक्वेंसी किन किन सर्कमस्टेंसेस के ऊपर चल सकती है। अंडर फ्रिक्वेंसी रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन एसी सप्लाई ड्रॉप्स। मिसाल के तौर पे 50 हर्ट्ज के ऊपर हमारी ऑपरेशन चलती है, 220 वोल्ट सिंगल फेज एंड 400 वोल्ट 3 फेज विद द रेटेड फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ये पाकिस्तान एशिया के तकरीबन जो बर आज़म है उसमें फ्रिक्वेंसी यही चलती है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ ख़ासतौर पे अमेरिका के अंदर जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी 60 हर्ट्ज विद द रेटेड वोल्टेज ऑफ सिंगल फेज विद 110 वोल्ट। तो अगर आपकी फ्रिक्वेंसी ड्रॉप हो जाए 50 या फिर 60 रिस्पेक्टिव ऑफ योर कंट्री, अगर वो लेस हो जाती है, जिस तरह से अगर 50 हमारी पाकिस्तान की और वो लेस हो जाती है 45 के ऊपर या 40 के ऊपर, तो ये अंडर फ्रिक्वेंसी ड्रॉप के सिनेरियो में कंसिडर किया जाएगा और इसको अंडर फ्रिक्वेंसी का एरर कहा जाएगा। तो इस लोअर फ्रिक्वेंसी जो कि 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज से ड्रॉप होने के सिनेरियो में अकर होगी, तो अंडर फ्रिक्वेंसी इज़ यूजुअली कॉज बाय ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के नतीजे में
अकर होगी ऑफ अ पावर, और प्रॉब्लम्स विद द प्राइम मूवर, और प्राइम मूवर के भी जो आपके इंजन्स होते हैं, टरबाइन्स होते हैं, उनके चलते हुए मैकेनिकल सिस्टम के कुछ ऑपरेशंस के नतीजे में भी फ्रीक्वेंसी बाज़ का सिस्टम की ड्रॉप हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी जब ड्रॉप होती है तो फिर इसका असर जो है वो आपके सप्लाई से लोड की तरफ भी आता है, जो कि अनडिज़ायर है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इफेक्ट ओवर अंडर फ्रिक्वेंसी। अच्छा, ये अंडर फ्रिक्वेंसी का सिनेरियो कंप्लीट हो जाता है। अब ओवर अंडर फ्रिक्वेंसी के जो इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं उसे डिस्कस करते हैं। हाई फ्लक्स डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक मशीनरी देयर बाय कॉजिंग हायर मैग्नेटाइजेशन करंट। तो जो मैग्नेटाइजेशन करंट है वो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल जो मशीन्स होती हैं, रोटेटिंग मशीन्स होती हैं, वो मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ज़्यादा लेना शुरू हो जाएंगी, और उनका जो फ्लक्स डेंसिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होगी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाई कोर लॉस, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस और ये आपके कोर लॉसेस के अंदर आते हैं, दो टाइप्स के लॉसेस। एंड ओवर हीटिंग ऑफ द मशीन्स एंड पॉसिबल फेलियर। और ओवर हीटिंग, और इन दोनों के नतीजे में, हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस के नतीजे में ओवर हीटिंग भी आपकी बढ़ेगी साथ ही साथ, एंड इस तरीके से पॉसिबल है कि फेलियर हो जाए आपकी डिवाइस, इक्विपमेंट या लोड। लोअर एफिशिएंसी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एफिशिएंसी, क्योंकि रिलायबिलिटी कम हो जाएगी तो एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। रिडक्शन इन स्पीड, स्पीड क्योंकि ऑब्वियसली कि फ्रीक्वेंसी रिलेट करती है आपके स्पीड के साथ। वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आरपीएम इक्वल टू 120 एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स मोटर के केस में, कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, और ये इसका रिस्पेक्टिवली वाइस, ये इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है आरपीएम का फ्रीक्वेंसी के साथ। ये हमने मशीन में डिटेल में डिस्कस किया भी था। द फॉल्ट लेवल इंक्रीज ड्यू टू रिड्यूस रिएक्टेंस। द फॉल्ट लेवल इंक्रीज ड्यू टू रिड्यूस रिएक्टेंस। फॉल्ट लेवल इंक्रीज हो जाएगा और रिएक्टेंस आपकी कम होने के नतीजे में। सो अंडर फ्रिक्वेंसी सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड बाय द इंस्टॉलेशन ऑफ अंडर फ्रिक्वेंसी रिले। अब अंडर फ्रिक्वेंसी रिले को अगर हम इंस्टॉल कर लेंगे तो इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। विच आइसोलेट सिस्टम एंड मशीनरी इन द इवेंट ऑफ एन अंडर फ्रिक्वेंसी। दैट मीन्स कि आपकी अगर अंडर फ्रिक्वेंसी के सिनेरियो को सेंस कर लिया जाएगा रिले के ज़रिए से, चाहे वो सिंगल फेज़ हो या थ्री फेज़, लेकिन मेजॉरिटी थ्री फेज़ को इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ट्रिप करवा देगी आपके यूटिलिटी को या सप्लाई को, और लोड को अंडर ओवर फ्रिक्वेंसी के सिनेरियो से प्रिवेंट कर लिया जाएगा। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अंडर ओवर वोल्टेज रिले। अंडर ओवर फ्रिक्वेंसी रिले is sensitive to both under frequency and over frequency conditions और इंस्टेंस। अब रिले तो हम ऑब्वियसली एक ही इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर अंडर फ्रिक्वेंसी ओवर फ्रिक्वेंसी दोनों का फीचर मौजूद हो। ये नहीं कि हम सिर्फ अंडर फ्रिक्वेंसी ही लगा लें या फिर सिर्फ ओवर फ्रिक्वेंसी लगा लें, तो ये एक सेंसिबल सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए हम अंडर ओवर फ्रिक्वेंसी रिले ही लगाते हैं जिसमें दोनों फीचर मौजूद हों। सो फॉर इंस्टेंट in an AC power plant it can be used to protect a generator against under speed and or over speed. अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे ओवर अंडर फ्रिक्वेंसी के सिनेरियोस को। सो इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं।